हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं चेतन चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं CHC एजुकेशन बाय चेतन सर। तो आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे आपका अनुवांशिकी वाला जो चैप्टर है क्लास 10th हिंदी मीडियम का, उसके बारे में। और यूट्यूब पर क्लास 10th हिंदी मीडियम का लगभग 95% सिलेबस अपलोड करा दिया है। और आपके एक दो टॉपिक और बचे हैं, लाइक एज आपका इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दो तो फिजिक्स के बचे हुए हैं और आपका एक इसका बचा हुआ है बायोलॉजी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बाकी ऑल ओवर सिलेबस हमने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल विद पूरा कंटेंट के साथ करा दिया है उपलब्ध। तो बच्चों आपको वहां पर जाना है और देखना है और अपनी वीडियो को लोगों के साथ साझा करना है जो क्लास 10th में आपके साथ पढ़ते हैं, जितने भी बच्चे हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स यूट्यूब पर पहली बार हमने कराया है। नहीं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो एक दो वीडियो डाल देते हैं, बाकी हमारे चैनल पे आपको पूरा कंटेंट देखने को मिलेगा और मैथ का भी मिलेगा और इंग्लिश का भी मिलेगा इन फ्यूचर आपको देखने के लिए। बाकी इसके बाद में हम 11th-12th की वीडियोस बनाएंगे, जैसे कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स में अभी चल रहा है हमारा, टीचर वगैरह जैसे भी अवेलेबल होंगे तो हम आगे इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे आपका अनुवांशिकता वाला चैप्टर। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है इसका पहले आप मतलब समझो। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता पढ़ने से पहले एक चीज ध्यान रखो कि अब की बार जो आरबीएससी ने जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस में बदलाव किया है। उन्होंने क्या किया है सिलेबस के अंदर कि आपका जो पहले पार्ट हुआ करता था लास्ट ईयर, जो मैंने पढ़ाया था, आपने पढ़ा था यूट्यूब पर भी ये टॉपिक कराया था, कि आपका जो अनुवांशिकता और जैव विकास साथ में था इसके में, यानी इवोल्यूशन आपके साथ में था। लेकिन इवोल्यूशन को अब की बार रिमूव कर दिया गया है और आपको केवल और केवल यहाँ पर जेनेटिक्स ही देखने को मिलेगी, जिसमें आपको जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी और आपके मेंडलिज्म, मेंडल्स लॉ और कुल मिला के मेंडल के ही इर्द गिर्द आपको घूमना है। ज्यादा इसमें जानकारी है नहीं है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं थ्योरी, तो हमको पूरी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं कि अनुवांशिकता वास्तविकता में होती क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुवांशिकता को हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों जेनेटिक्स। क्या कहते हैं भैया? तो जेनेटिक्स कहते हैं। और जेनेटिक्स का मतलब होता है जीन, और जीन किससे बनकर बना होता है? तो डीएनए से। और डीएनए किस में होते हैं? तो ये आपके क्रोमोसोम के अंदर होते हैं, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कहां होता है आपका? तो न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस क्या होता है? तो सेल के अंदर। तो देखो साइंस के अंदर जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो एक से एक जुड़ा रहता है। अनुवांशिकता का मतलब होता है जीन, और जीन का मतलब होता है टू ग्रो इनटू, अर्थात जो आपकी जेनेटिक्स है इसके अंदर जो अनुवांशिक लक्षण है यानी जेनेटिक्स कैरेक्टर हैं, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से संतति के अंदर मूव करना जिस प्रोसेस से होता है उस प्रोसेस का नाम है जेनेटिक्स, अनुवांशिकता नाम है इसका। ठीक है, यहां पर एक शब्द की चर्चा की है हमने बार अभी, जीन की। और जीन और इसके बाद में है डीएनए। तो आपने इन दोनों शब्दों के बारे में गौर किया होगा कि जो डीएनए होता है ये आपका अनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी ये होता है बच्चों आपका जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल ये होता है अनुवांशिक पदार्थ, इसको हम कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास में ये जेनरेशन है F1 और ये जेनरेशन है F2, मान लेते हैं। F1 से F2 के अंदर जो लक्षण है, लक्षणों का समावेश, लक्षणों का समावेश क्या होता है भैया? तो वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। लक्षणों का समावेश का मतलब यह है कि आपकी जो एनसीईआरटी वाली बुक है उसमें साफ साफ दे रखा है कि मान लीजिए किसी पेरेंट्स, और पेरेंट्स की जो आईज है और जिसकी आईज का जो कलर है मान लीजिए ये ब्लू है, तो ये जो पिगमेंट है ये जेनरेशन के अंदर आएगा, अर्थात उनकी भी जो आंखें हैं वो कैसी होंगी? नीली होंगी या भूरी होंगी, जिसे हम ब्राउन कहते हैं। जैसे आप जानते होंगे अपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस हैं जो, क्या नाम है उनका सर? हाँ, ऐश्वर्या रॉय। वो क्या है, उनकी जो आपका आई है उसका पिगमेंट है, तो वो केवल जेनेटिक्स के कारण चेंजेबल होता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं उनके साथ बाल
समझना ध्यान से बच्चों। उनके बाल कैसे हैं साहब? स्पाइरल फॉर्म में, अर्थात घुंघराले हैं। तो इनकी जो संतान है, जैसे ये ए है और इस ए की संतान क्या है? बी। तो ए से बी के अंदर जो बाल आएंगे वो कैसे आएंगे? घुंघराले आएंगे। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्यारे बच्चों आनुवांशिकता। तो कुल मिला के मैं यह कह सकता हूं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों और आनुवांशिक लक्षणों का क्रियान्वित होना और इससे संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं जेनेटिक्स। यहां तक की बातें हुई हैं क्लियर? एक बार रेशो देखते हैं एक बार। हाँ जी, बिल्कुल सही आ रहा है। आनुवांशिकता के बारे में हमने जान लिया। अब आगे चलते हैं तो आनुवांशिकता की जो हिस्ट्री है, तो आनुवांशिकता, जो आनुवांशिक शब्द है, ये शब्द दिया था एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बेटसन। बेटसन ने इस शब्द को प्रस्तुत किया। लेकिन वास्तविकता में यदि मैं बात करूं तो जो गहनता से जो अध्ययन किया था उन व्यक्ति का नाम था, उन वैज्ञानिक का नाम था मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा अब इसमें दिया था आनुवांशिकता में, और हमको इतना उन्होंने एप्रिशिएट किया, हम उनके इतने ऋणी हैं कि वास्तविकता में उन्होंने आनुवांशिकता के संदर्भ में इतनी सफिशिएंट और अच्छी जानकारी प्रस्तुत की जिससे आज हम इसको बड़े आसानी से और ढंग से समझ सकते हैं। अब आगे मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि इसमें 3 साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इनके मरणोपरांत खोज की थी, जैसे कॉलकोरेंस, हुइगो डुबेरिज और शेरमार्क। इन्होंने क्या किया था? मेंडल को रिकॉल किया था, डिस्कवर किया था कि मेंडल इन कॉन्सेप्ट को पहले दे गया था, ये वास्तविकता में कॉन्सेप्ट क्या थे, इनका क्या मतलब था। तो आनुवांशिकता के अंदर ये जानकारी हमने पढ़ ली है। अब यहां पर एक शब्द आएगा जीन। तो बच्चों थोड़ा सा लाइट के कारण डिस्टर्ब हो गया क्योंकि मैं कर रहा हूं घर पे शूट। घर पे ही मेरा सेटअप है छोटा सा प्यारा सा, मैं यहीं से वीडियो बनाता हूं और आपको जितनी मेरे अंदर नॉलेज है उसको साझा करता हूं और आपके लिए जो कोई चीजें हैं उनको बड़ी आसानी से प्रस्तुत करता हूं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर डीएनए के रिगार्डिंग। तो डीएनए क्या है? आपका जेनेटिक मटेरियल है जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसकी भी छोटी सी हिस्ट्री है डीएनए की, कि डीएनए को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फेडरिक मिशर या मिस्चर। फेडरिक मिस्चर ने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था। और कहां से? तो उल्लू की मवाद कोशिका से, यानी पस सेल से, और बाद में इसने न्यूक्लिन इसको कहा था। और डीएनए का मॉडल होता है, वो होता है डबल हेलिक्स मॉडल। कैसा होता है बच्चों? तो डबल हेलिक्स मॉडल ये होता है, यानी इसमें होते हैं डबल स्टैंड, जिसमें आपके 4 प्रकार के क्षारक होते हैं। आपको वो भी पता है, ACTH। एक बार फिर भी बता देता हूं, एडेनिन, साइटोसाइनिन, ग्वानिन, और आपका आरएनए के अंदर होता है यूरेसिल, यहाँ पर होता है थाइमीन। TH का मतलब थाइमीन। तो ये बेसिक सी जानकारी है। अब आगे चल के आनुवांशिकता को जो सबसे ज्यादा योगदान दिया था, आनुवांशिकता को परिभाषित किया था, उन साइंटिस्ट का नाम था मेंडल। अब मेंडल की हम हिस्ट्री जानते हैं। तो मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को आपका एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, वहां पर हुआ था। थोड़ी सी हम इसका मेंडलिज्म के बारे में स्टडी हम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। चलिए मैं इसको करता हूं प्यारे बच्चों, क्या कर देता हूं? रफ कर देता हूं। हाँ तो बच्चों मेंडलिज्म के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। देखो मेंडलिज्म मतलब मेंडलवाद, हिंदी में इसको हम कहते हैं बच्चों मेंडलवाद। क्या कहते हैं भाई? मेंडलवाद हम इसको कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनका जो बॉर्न था वो कब हुआ था। तो मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 यानी 1822 को हुआ था। अब ये कहां हुआ था?
तो ये हुआ था, इसकी भी बड़ी प्यारी सी लंबी कहानी है जो एनसीईआरटी में दे रखी है, तो भाई हमें पढ़ना पड़ेगा। वैसे पूछता नहीं एग्जाम में, लेकिन यदि पूछ ले तो एक कंट्री थी जिसका नाम था ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया का एक स्टेट था जिसका नाम क्या है, सिलीसिया, और इसका एक टाउन था जिसका नाम था हिजनडॉर्फ, और हिजनडॉर्फ का एक गांव था जिसका नाम है ब्रून। उसके अंदर इसका जन्म हुआ था। मेंडल एक चर्च में पादरी का काम करते थे, किसमें, चर्च के अंदर, और अपने प्रयोगों को दोहराते थे। अब इनके जो गुरु थे, इनके जो सर थे, उनका नाम था नेगली, और नेगली सर के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा लेजी व्यक्ति थे। तो मेंडल जी जो भी प्रयोग करते उनको नेगली देखते भी नहीं और सब रद्दी में पटक देते। इस कारण मेंडल अपने जीवन में ज्यादा आगे नहीं जा सके। ये तो बाद में उनको मरणोपरांत जो अवार्ड वगैरह मिले हैं, रिसर्च हुई है, तब पता चला है। और मेंडल अपनी जो प्रयोग थे वो वहां की एक समाचार पत्रिका थी जो दैनिक चलती थी, यानी डेली। नाम क्या था, द सोसाइटी ऑफ ब्रून नेचुरल हिस्ट्री। इसके अंदर वो अपने प्रयोगों को साझा किया करते थे। अब मेंडल ने शुरुआत में एक पादप चुना था अपने प्रयोगों के लिए, गॉसमियम हिरसुटम, जिसमें कोई खास उनको परिणाम प्राप्त नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने एक पादप चुना जिसका नाम था पाइसम सेटाइबम। पाइसम सेटाइबम का मतलब होता है हरा मटर या उद्यान मटर। उद्यान मटर ये उन्होंने चुना था। इसका चुनने का रीजन क्या था, तो उसकी पीछे भी कहानी हम आगे देखेंगे। तो आपके आरबीएससी में पूछा जाता है कि मेंडल के द्वारा मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया गया। वाई कैन चूज द प्लांट टू मेंडल टू पाइसम सेटाइवम बाय मेंडल। मेंडल के द्वारा इस पादप का चुनाव क्यों किया गया था, तो उसके अंदर क्या होता है, 7 पेयर जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी 7 जोड़ी जो विप्रासी लक्षण होते हैं, उनके कारण मेंडल जी ने इस पादप को चुना। अब उसके रीजन भी क्या है, उसमें विप्रासी लक्षण पाए जाते हैं। आगे चल के मेंडल ने अपने प्रयोग में दोहराए और मेंडल जी ज्यादा समय नहीं बिता सके, और इनका जो मृत्यु का समय था वो था आपका 6 जनवरी 1894, लगभग शायद यही होगा, और एक बार कंफर्म कर लेंगे। 1894 है, शायद 1889 है, शायद ये होगा, इनमें से एक होगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखना क्या पड़ेगा, इनमें ही से होगा, लेकिन ये इसी को लॉक करते हैं शायद। तो इस दिन मेंडल चले जाते हैं। अब मेंडल के द्वारा मटर का पादप था पाइसम सेटाइवम, इसको चुनने का जो रीजन था वो क्या था, तो मेंडल के द्वारा मटर के पादप का चुनाव इसलिए किया गया कि मटर के पादप के अंदर 2 क्रियाएं बड़ी आसानी से होती हैं। जैसे हम परागन पढ़ते हैं, और परागन में हम पढ़ते हैं एक तो स्वपरागन, क्या, स्वपरागन, और दूसरा होता है परपरागन। परपरागन इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और इसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो मटर के पादप के अंदर स्वपरागन परपरागन आसानी से हो जाता है। यह एक प्रकार का आपका शाकीय पादप होता है, शाकीय पादप होता है। कम एरिया में उगाया जा सकता है, और एक वर्ष में 2 बार इसके लक्षणों का अध्ययन किया जा सकता है। अर्थात इसके लक्षणों की, यहां पे लिख देता हूं, लक्षणों की बेटा
वंशागति, लक्षणों की वंशागति का अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस कारण जो आपके मेंडल थे उन्होंने मटर के पादप का क्या किया, चुनाव किया। हमने सबसे पहले अनुवांशिकता को देखा, उसके बाद मेंडलिज्म, और मेंडलिज्म में क्या क्या इसके इनिशियल फीचर्स थे वो देख लिए। अब हम ये देखते हैं कि आपका जो पाइसम सेटाइवम है, मटर का जो पादप है, उसके अंतर्गत 7 जोड़ी जो विप्रासी लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं। और इसके लिए एक खास बात, मटर के पादप के अंदर जो आपकी स्टैटिक्स होती है, यानी संख्यांकिकी पे प्रयोगों को मेंडल जी ने दोहराया था, यानी इनका किया था गणितीय विश्लेषण। आगे पढ़ोगे आप अभी इसी में कुछ चैप्टर में, गणितीय विश्लेषण इन मैथमेटिकल एनालिसिस या कैलकुलेशन, गणितीय गणना, जिसे हम एक विधि के द्वारा काम में लेते हैं। और उस विधि का नाम क्या है, तो उस विधि का नाम है भाई चेकर बोर्ड विधि, चेकर बोर्ड विधि, अर्थात इसको बोलते हैं पुन्नेट वर्ग विधि, पुन्नेट वर्ग विधि। इसके अंदर क्या करते हैं, एक चेकर बोर्ड बनाते हैं, जैसे ये है चेकर बोर्ड, एक तरफ मेल गैमेट्स एक तरफ फीमेल गैमेट्स और रख देते हैं साहब, और क्रॉस करा देते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं अनुवांशिकता से संबंधित शब्दावली और मटर के अंदर कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसके कारण मेंडल जी ने इसको चुना। इसको कर देता हूं मैं रफ। हाँ बच्चों, तो हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, कि जो आपके अंदर जो मटर है पाइसम सेटाइवम है, उसके अंदर जो विप्रासी जो आपके लक्षण हैं वो कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो मैंने मुख्य रूप से आपको बताए हैं। यहाँ पर एक प्रभावी होता है जिसे आप डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं, और दूसरा अप्रभावी लक्षण होता है जिसे आप रेसिव कैरेक्टर बोलते हैं, या नॉन डोमिनेंट कैरेक्टर आप इसको बोल देते हैं। जैसे कि आपके तने की लंबाई है, लंबा है तना या बौना है, बीज पत्र का रंग पीला है या हरा है, बीज की आकृति कैसी है, कि आपका साहब मंझोला बीज है, झुर्रीदार है, कैसा है, ब्रिंकेड तो नहीं है, फूल का रंग है सफेद है या हरा है, उसके बाद में फूल की स्थिति कक्षत है शीर्षत है, यानी बिल्कुल सीड्स पे लगा है या ब्रांचेस पे लगा हुआ है, उसके बाद फली की आकृति पिचकी हुई है या आपके पास में फुली हुई है, ठीक है, और आपके पास में फली का रंग यानी हरा है या पीला है। तो ये आपके जो कैरेक्टर स्टेट्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं पाइसम सेटाइवम पादप के अंदर। पाइसम सेटाइवम पूछा जाएगा तो आपको बिल्कुल जवाब यहाँ पर देना है। तो ये वाला जो लक्षण है जिसे आप प्रभावी लक्षण कहते हैं, ये वाला जो लक्षण है इसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और प्रभावी और अप्रभावी लक्षण को समझने के लिए मेंडल ने एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल दिया, इसको मैं थोड़ा सा पहले बता रहा हूँ। अब इसके बाद में आपको आगे पढ़ाऊंगा कि जो आपकी अनुवांशिकता से संबंधित जो शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, कि समयुग्मजी क्या होता है, विषम युग्मजी क्या होता है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, एलिल्स क्या है, फैक्टर्स क्या है, आपके पास में जितने जो टर्म हैं उनके बारे में बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रभावी और अप्रभावी लक्षण को जान लेते हैं। तो मेंडल साहब ने क्या किया था कि एक प्रयोग किया जिसका नाम था एकल संकर संकरण। आगे दोबारा और रिफ्रेश करूंगा इसको, एकल संकर बटा संकरण, जिसे आप कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब आपने सोचा होगा कि आज मैं इंग्लिश इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, उसका कारण क्या है। तो इसका कारण ये है कि 8 से 10 बच्चे हैं जो इसे क्रिएटिव एकेडमी जो करौली है, शिवा एकेडमी करौली है, जैसे भुवनेश शर्मा मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में आपको, अभिषेक गुर्जर भी बताया था, जोगेंद्र जी भी बताए थे, बयाना से अभिषेक शर्मा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जैसे मुकुट चतुर्वेदी। ये बच्चों क्या कर, इनकी जो कमेंट आई थी वो कमेंट ये थी, इन्होंने बोला कि सर आप हिंदी में ज़्यादा इस्तेमाल करें, और वास्तविकता में हमारे जो व्यूज़ हैं वो हिंदी में ही आते हैं। व्यूअर्स अगर हिंदी में ही देखते हैं तो मैं ज़्यादा इंग्लिश इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है ना। तो यहाँ पर एकल संकरण फिर भी बता देता हूँ, इसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस इसको हम कहते हैं। तो जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है इसके अंदर क्या होता है बेटा, तो सुनना ध्यान से, कि इसमें एक जोड़ी लक्षणों के लिए क्रॉस किया जाता है। पहली बात तो आपके पास में सिंगल पेयर, एक जोड़ी लक्षण। तो मेंडल ने क्या किया कि साहब शुद्ध या लंबे बौने के मध्य क्रॉस कराया, नहीं एक तो कैपिटल टी वाला कैरेक्टर लिया, एक स्मॉल वाला ये लिया, इसमें से एक टी आपके पास में गैमेट्स बना, इसमें से भी एक सिंगल टी गैमेट्स बना,
इन दोनों का क्रॉस कराया तो आपने ये देखा कि आपके पास में ये वाला लक्षण आया। तो मेंडल ने सीधा सीधा कहा था कि संकरण की पहली अवस्था में यदि कोई लक्षण दिखता है और वह प्रभावी लक्षण कहलाता है और वो छिप जाता है वो अप्रभावी कहलाता है। अर्थात इसमें यहाँ पर जो कैपिटल टी वाला जो कैरेक्टर है, मैं ऊपर लिख देता हूँ एक बार, जैसे कि यहाँ पर एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, इधर से गैमेट्स बना आपके पास में कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी, तो कैपिटल और स्मॉल में क्रॉस बनाया तो कैपिटल और स्मॉल आया। तो यहाँ पर जो ये वाला टी है कैपिटल, इसके लक्षणों ने स्मॉल टी के लक्षणों को क्या कर दिया था, दबा दिया था। अर्थात यहाँ पर जो आपके पास में ये वाला जो टी है ये कैसा लक्षण है, तो ये प्रभावी लक्षण है। आपके पास स्मॉल टी है, ये कैसा लक्षण है, तो ये अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपके पास में विपर्यासी लक्षण होते हैं किसमें, मटर के पादप के अंतर्गत। अब हम आगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी देखेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस भी देखेंगे, फिर मेंडल्स के लॉ देखेंगे, जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, यानी मेंडल का प्रभाविता का, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, प्रभाविता का है, पृथक्करण का है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, इसके एप्लीकेशंस भी हम देखेंगे और आपका चैप्टर लगभग हो जाएगा खत्म। मैंने कमेंट्स में भी चर्चा की थी, तो ये वो स्टूडेंट है जो रेगुलर देखते हो, मैं आपका नाम भी लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों आप देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट कर देना नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाके। वैसे बीएल वगैरह क्रिएटिव बहुत सारे जो एकेडमी मंथन से उसके स्टूडेंट मेरी वीडियोस लगातार देख रहे हैं, तो मैं उनका नाम भी लेता हूं और आप ऐसे ही सपोर्ट किया करो यूट्यूब पर। बाकी अब हम आगे देखते हैं अनुवांशिकता से संबंधित शब्दावली, इसको करता हूं मैं रफ। लेकिन जो आपके पास में जेनेटिक्स जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी से ही आप आगे जो एकल संकर संकरण है यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसके अंदर आप जीनोटाइप और जो फिनोटाइप रेशियो निकालोगे वो उसी के आधार पर बेस्ड है। तो वीडियो को एस्किप नहीं करना है और पूरा वीडियो आपको देखना है। बाकी इसको रफ करता हूं और हम आगे डिस्कस करते हैं। हाँ बच्चों, तो हम डिस्कस कर रहे थे मेंडल से संबंधित अनुवांशिकता से संबंधित जो आपकी शब्दावली थी उसके बारे में। तो देखो यहां पर पहला शब्द है समयुग्मजी और दूसरा है विषमयुग्मजी, अगला है युग्मविकल्पी, अगला है जीनोटाइप और फिनोटाइप। समयुग्मजी का मतलब क्या होता है, जब एक कारक के दोनों जोड़े समान हो, यानी आपके पास जो युग्म विकल्पी है यानी एलिल है, आगे हमने उसको कारक, पहले कारक कहते हैं उसके बाद हमने उसके एलिल कहा था, तो उसके अंदर यानी जो आपके जो लक्षण हैं वो लक्षण समान हैं। जैसे यहां पर जो लक्षण है वो जैसे किसी पादप की लंबाई का लक्षण है, तने का लक्षण है, लेकिन यहां पर यदि कैपिटल टी और स्मॉल टी होता तो ये आपका समयुग्मजी नहीं होता। अर्थात यहां पर जो युग्म विकल्पी के जो लक्षण है वो कैसे हैं, समान है, जबकि दूसरी स्थिति में जब एक ही कारक के दोनों जोड़ों के लक्षण अलग अलग होते हैं उसे कहते हैं हम विषम युग्मजी। आगे आता है युग्म विकल्पी, जो इसको आगे चल के क्या करता है बेटा, इसका इन दोनों को एक्सप्लेन करता है। अर्थात प्राणी के अंदर गुणों को नियंत्रित करने वाली इकाई यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने के लिए जो यूनिट होती है उसको हम युग्म विकल्पी कहते हैं। आगे है जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट लगा भी लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए हैं वो हमें डिस्क्रिप्शन में नंबर प्रोवाइड करा रखा है, उस पर हमें मैसेज कर दें, हम आपको नोट्स सेंड कर देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात कर रहे हैं। तो किसी जीव का जो आपके पास में कौन सा लक्षण, जीनी संरचना। जीनी का मतलब होता है आपके पास में इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं, जैसे मानव की मैं बात करता हूं, ठीक है ना, तो मैं मानव की बात करूंगा साहब, ये बन गया साहब आप ह्यूमन बीइंग, मानव बन गए आप। तो मानव के अंदर यदि मैं बात करूं यानी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। अब ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन जो अंदर वाले पार्ट्स हैं जैसे कि लंग्स, किडनी, ब्रेन, हार्ट,
अर्थात जो आंतरिक पार्ट है, अंदर वाले पार्ट है, अर्थात किसी जीव के जीनी संरचना यानी आंतरिक संरचना के लक्षणों को कहते हैं जीनोटाइप। ठीक है, इसी के अपोजिट होता है इसका छोटा भाई फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है कि जो बाहरी लक्षण यानी एक्सटर्नल, कौन से एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको कहते हो आप फिनोटाइप। आगे आपके शब्दावली में एक और शब्द आता है जिसका नाम है बच्चों संकरण। संकरण को कहते हो आप क्रॉस, अर्थात दो जीवों के मध्य में कराया गया क्रॉस, जो आपके पास में कैसे होंगे, मेल गैमेट्स और दूसरा फीमेल गैमेट्स, इन दोनों के मध्य जो क्रॉस कराते हैं उससे जो संतान बनती है उसको कहते हो आप आगे चल के स्पीसीज या जाति। आई थिंक यहां तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आगे पढ़ेंगे अब आपका एकल संकर संकरण, उसके बाद पढ़ेंगे मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, उनका पढ़ेंगे हम प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस जो आपका हम यहाँ पे करेंगे बोर्ड पे, और उसके बाद में आप पढ़ोगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, मानव में लिंग निर्धारण। ये लास्ट टॉपिक है और आपका चैप्टर हो जाएगा पूर्ण रूपेण खत्म। इसके जो नोट्स हैं आप हमें मैसेज कर दें, डीएम कर दें, हम आपको भेज देंगे, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं बेटा एकल संकर संकरण, ठीक है। बाकी आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कंटेंट पूरा मिलेगा आपको, 1% हवाबाजी इसमें नहीं है। इस आप यूट्यूब पर हम आके बकैती काट रहे हो या और चैनल है, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि हमारा इतना बड़ा चैनल भी नहीं है, हमने स्टार्ट किया है कि साहब आके चले गए और मिलियन सब्सक्राइबर, कंटेंट जीरो है वहां पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहां पर आपका फर्स्ट मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये देखते हैं। तो मेंडल के द्वारा एक जोड़ी लक्षणों की क्या वंशागति के लिए जो क्रॉस कराया गया उसे कहते हैं हम एकल संकरण संकरण। तो मेंडल ने क्या किया, पादप की तने की लंबाई वाला लक्षण लिया जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी, दो लक्षण लिए, इनके मध्य में इन्होंने क्रॉस कराया। तो यहां से आपके युग्मक बनते हैं बेटा टी। क्यों बनते हैं आपको भी पता है और मुझे भी पता है, क्योंकि यहां पर कौन सा विभाजन, तो अर्धसूत्री विभाजन, दैट इज मियोसिस डिवीजन इन दिस स्ट्रक्चर। आगे इनके मध्य में क्रॉस कराया तो ये लक्षण आए और इसे कहते हो आप F1 जेनरेशन या F1 पीढ़ी, ठीक है ना। ये आपके पास में लक्षण आए, ये क्या है इसके, तो ये है जनक, और ये क्या है बेटा, तो ये है संतति। तो ये करा दिया हमने क्रॉस। अब हम इसमें देखते हैं कि प्रभावी लक्षण कौन सा है और अप्रभावी लक्षण कौन सा है। 1 मिनट रेशो चेक करना बेटा। हाँ जी सही है रेशो बिल्कुल, हाँ कैमरा को स्टेबल कर दो थोड़ा सा, यस ठीक है। तो यहां पर जो लक्षण है यानी जो कैपिटल टी वाला लक्षण है इसे कहते हो आप प्रभावी लक्षण यानी डोमिनेंट कैरेक्टर। आगे स्मॉल टी वाला लक्षण है, इसको कहते हो आप अप्रभावी लक्षण, रेसिव कैरेक्टर। अभी बताया था, एक बार पुनः बता देता हूं, इसे कहते हैं प्रभावी। पूछ लेता है आधे नंबर में निम्न में से प्रभावी लक्षण है, उदाहरण है। ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में दिखते हैं और इसी के विपरीत जो F1 पीढ़ी में लुप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं अप्रभावी लक्षण। तो मेंडल के द्वारा क्या किया गया था, एक जोड़ी लक्षणों की वंशागति के लिए किया गया क्रॉस क्या कहलाता है, आपका कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एकल संकर संकरण। अब हम आगे इसका देखते हैं बेटा, यानी चेकर बोर्ड की सहायता से, इधर बना देता हूं, इसका देखते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन।
तो यहाँ पर अपने पास में ये कैरेक्टर आए। अब हमने इसको क्या किया, यहाँ पर रखा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये रख दिए। क्यों रखे, क्योंकि इस टी का इस टी से हमें करना है गुना। उसके बाद इसके आएंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप, बिकॉज ऑफ मेल और फीमेल फीमेल गैमेट्स का जो रेशियो है उसको हमें देखना है। कैपिटल टी से कैपिटल टी को किया बेटा, तो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो कैपिटल और स्मॉल, आगे कैपिटल और स्मॉल, तो ये स्मॉल, और लास्ट में ये। तो आपके पास में क्या रेशियो निकल के आया, जीनोटाइप और फिनोटाइप। दिख रहा है क्या, देखना एक बार, देखता हूं मैं, नीचे गया थोड़ा सा। हाँ जी, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब हमें जीनी संरचना देखनी है कि इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या आपको चेंजेबल मिलता है। तो आपके पास में कैपिटल टी एक गैमेट से ये है, ठीक है। दूसरा गैमेट से आपके पास में कैपिटल और स्मॉल, तो आपके पास में दो हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला, तो यानी कैपिटल और स्मॉल। अगला है आपके पास में स्मॉल एंड स्मॉल, इसकी संख्या 1, इसकी संख्या 2, इसकी संख्या 1, ठीक है। वो कैसे है, यहां पर ये स्मॉल आपके पास में इस टी से, स्मॉल टी से कैपिटल टी को किया तो कैपिटल एंड स्मॉल, तो आपके पास में जो निकल के आएगा वो आएगा 1:2:1, बिकॉज ऑफ ये कितने हैं, तो ये 2 हैं, और ये कितना है, तो ये 1 है। नेक्स्ट फिनोटाइप में आप देखोगे, फिनोटाइप में आप देखोगे तो 3:1, बिकॉज ऑफ ये दोनों और एक सिंगल वाला ये, तो ये जुड़ जाएंगे। यानी हमने इसको सीधा सा बना लिया, अपनी सुविधा के अनुसार ऐसे जुड़ता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये आपके पास में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशो है वो प्राप्त हो जाता है। यानी यहां पर जो आपका कैपिटल टी वाला ये था, तो ये था शुद्ध लंबा पादप, शुद्ध लंबा यानी प्योर लेंथी प्लांट्स। अर्थात यहां पर जो कैपिटल टी और स्मॉल टी था, ये भी कैसा था, लंबा तो था, लेकिन कैसा था बच्चों, अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा पादप। आगे लास्ट वाला क्या बचा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, तो ये कैसा था, तो ये था रसगुल्लाओ शुद्ध बौना। अर्थात बौना था क्योंकि अप्रभावी लक्षण था, लेकिन दोनों स्मॉल टी हैं, अर्थात शुद्ध बौना। तो ये हमारे पास में रेशो निकल के आता है 1:1, ये होता है जीनोटाइप, और 3:1 ये होता है फिनोटाइप। इतने डेप्थ तरीका से कोई नहीं बता सकता, और मैं वादा करता हूं कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं मेंडल के नियमों का अध्ययन, यानी स्टडी, जो उनका लॉ ऑफ डोमिनेंस था। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये समझते हैं कि मेंडल का जो पहला नियम क्या है। तो मेंडल का पहला नियम है बच्चों प्रभाविता का नियम। मेंडल का प्रभाविता का नियम मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, बिल्कुल दोबारा समझने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेंडल के अनुसार एक लक्षणों की वंशागति के लिए कराया गया क्रॉस कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो लक्षण दिखते हैं उन्हें कहते हैं प्रभावी, जो नहीं दिखते हैं उन्हें कहते हैं अप्रभावी। और यही वाला जो नियम है ये मेंडल के प्रथम प्रयोग पर आधारित है। कंटेनिंग ऑन द बेसिस आर द डिपेंडेंट ऑफ फर्स्ट लॉ इन इनहेरिटेंस इन जेनेटिक्स, द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, लॉ ऑफ डोमिनेंस आर डिपेंड अगेन एंड अगेन। दोबारा मैं इसको कह रहा हूं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं आपका पृथक्करण और स्वतंत्र अभिवन का, सेरिगेशन वाला, कि जिसमें युग्मकों की शुद्धता कैसे डिपेंड करती है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या रोल रहता है। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस का सीधा सा मतलब ये कि दो लक्षणों की वंशागति के लिए ही आप क्रॉस कराओगे, वहां पर डबल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और पूरी प्रोसेस सेम होगी। यहाँ पर आपको एक क्रिया और एक प्रोसेस बताना भूल गया, स्वयंपरागन हो जाएगा। यानी F1 जेनरेशन के अंदर यहाँ पर F2 प्राप्त करने के लिए आप स्वयंपरागन इसके अंदर करवा दो, आपको F2 आपकी जो जेनरेशन है बच्चों वो मिल जाएगी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, और आप कर दूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो बिल्कुल।
हाँ बच्चों, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको मेंडल के नियम के बारे में बता रहा था। तो पहला नियम हमने समझ लिया था, प्रभाविता का नियम, जो प्रथम प्रयोग पर आधारित था। और प्रथम प्रयोग पर ही आधारित आपका दूसरा नियम है, जिसको समझाने की जरूरत नहीं। थ्योरी, जो आपकी थ्योरी आपकी है उस लॉ की, वो थ्योरी इतनी सी है कि जब एक जोड़ी लक्षणों में क्रॉस कराया जाता है अभिव्यक्ति के लिए, तो प्रत्येक लक्षण अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है। यही आपका पृथक्करण का नियम है। तीसरा नियम आता है आपका स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस रहता है। यानी दो जोड़ी लक्षणों की वंशागति के मध्य कराया गया क्रॉस, उसके अंदर प्रत्येक लक्षण शुद्ध रहता है, अर्थात किसी भी प्रकार से किसी लक्षण को डिस्टर्ब नहीं करता है। ये मेंडल के लॉ हैं। अब हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। तो हमारे पास में गोल पीले ये लक्षण है, इधर झुर्रीदार जो लक्षण है, झुर्रीदार हरे, ये जो लक्षण है, इनके मध्य में हम क्या कराएंगे बच्चों, तो हम क्रॉस कराएंगे। मार्कर चेंज कर लो जी। हाँ जी, तो अब हमारे पास में ये लक्षण है, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, यानी कैपिटल आर और कैपिटल वाई ये बने हैं आपके युग्मक। उसी प्रकार इधर से आप स्मॉल आर और स्मॉल वाई युग्मक बनाना नहीं जानते हो तो दोबारा सुन लो एक बार। जो मुख्य अपने पास गैमेट्स हैं उसकी संख्या आधी रह जाती है अर्धसूत्री विभाजन के कारण। ठीक है, अब हम इनका कराएंगे क्या, तो बच्चों इनको कराएंगे क्रॉस। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड ये वाला आपके पास में प्राप्त आपको हो जाएगा। तो ये है आपके युग्मक और ये है बेटा जनक, मतलब पेरेंट्स। और यहां पर आपका हुआ है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, यहां पर अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। अब अपने पास में हमें क्या करना है, प्रत्येक आर का प्रत्येक वाई से गुना करना है। यानी आपके पास में F1 जेनरेशन आई, F1 पीढ़ी, अर्थात इसमें कराओगे आप स्वपरागन, और F2 पीढ़ी प्राप्त करोगे स्वपरागन, यानी सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब कैसे करोगे, प्रत्येक आर का प्रत्येक वाई के साथ गुना। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई एक लक्षण। ठीक है, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई दूसरा लक्षण। तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और नंबर 4 पे स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, 4 गैमेट्स प्राप्त हो गए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इनका हमें निकालना है जीनोटाइप रेशो, जीनोटाइप, और दूसरे का निकालना है भैया फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप ये हम निकालने वाले हैं। तो ये हमारे पास में चेकर बोर्ड, थोड़ा सा बना देता हूं मैं, बाकी आप बना लेना। कितने लक्षण है, 4, 1 2 हाँ 4 है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इधर स्मॉल आर स्मॉल वाई। उसी प्रकार 4 इधर आ जाएंगे, 1 2 3 और 4 इधर आ जाएगा बेटा। अब कैसे, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसका आपको गुना कर देना है इससे। अब गुना कैसे आपको जानते हो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ऐसे करके आपका ये पूरा आपको बॉक्स कंप्लीट हो जाता है। सीधा मैं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको पूरा समझाऊं। तो इसका रेशियो आता है 9 3 3 1। ये जो रेशियो होता है ये होता है फिनोटाइप। क्या होता है भैया, फिनोटाइप। आगे जीनोटाइप, ये वाला आपके पास 1 2 4 1 1 1 2 1 1। इसे हम पढ़ते हैं जैसे मैथमेटिक्स में हमने जो अधिकतर बच्चों को पढ़ाया है, शॉर्ट ट्रिक से याद करने की, 12 24 12 12 1 बोल दीजिए, इसे 93 31 बोल दीजिए। आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों रेशो प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद में आपके पास में जो नव मेंडलवाद आता है, वहां पर आपके पास में 3 वैज्ञानिक आए थे, और उन तीनों वैज्ञानिकों का नाम था आपके पास, एक तो नाम था शेरमार्क, एक था कॉरेंस, और एक था हुइगो डोब्रिज। इन तीनों ने नव मेंडलवाद दिया था, अर्थात मेंडल के पुनः खोजकर्ता कहते हैं इन्हें। मैं लिख रहा हूं यहां पर पुनः खोजकर्ता, किसके, मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता हम इसको कहते हैं। इनके बाद में मेंडल जी को आपका
नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया था। और यहाँ पर जेनेटिक्स की जो जानकारी है वो लगभग कंप्लीट हो जाती है। आगे इसमें आप उत्परिवर्तन पढ़ते हो, विभिन्नताएं पढ़ते हो, जो 11th 12th का टॉपिक है। वैसे तो जेनेटिक्स में बहुत सारी चीजें जैसे सैलकता लिंकेज है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, यानी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन जो 10वीं लेवल का है इससे बाहर नहीं जाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। बाकी लास्ट जो टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, मनुष्य में लिंग निर्धारण। इसको देख लेते हैं, उसके बाद में जो आपका टॉपिक है इसकी टाटा बाय बाय हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको एक बार और समझने की कोई जरूरत नहीं है, आ गया आराम से रटने की कोई जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो समझ में आपका आसानी से आ गया। बाकी वीडियो को आप वापस बैक ले सकते हो और देख सकते हो अच्छे से, ठीक है ना। अब आगे हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो पहली बात तो मानव के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं 46, यानी गुणसूत्र होते हैं आपके पास में 46, ठीक है। जिनमें से आपके पास में जो 44 होते हैं उन्हें कहते हैं हम ऑटोसोम। क्या कहते हैं? ऑटोसोम। अर्थात इन्हें कहते हैं आप दैहिक गुणसूत्र। क्या? दैहिक गुणसूत्र। और बाकी बचे 2 वो क्या होते हैं आपके पास में? लिंग गुणसूत्र, ठीक है, लिंग गुणसूत्र। अब अपन बात करते हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं मेल, तो 44 प्लस एक्स बाई, इधर फीमेल में शॉर्ट में समझा रहा हूं, 44 प्लस एक्स एक्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं 22 प्लस एक्स 22 प्लस बाई, इधर 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स, ठीक है। अर्थात प्रत्येक का प्रत्येक से गुना करना है, गुना करने के बाद में आता है 50% रेशो, यानी 50% लक्षण माता से और 50 पिता से। कैसे आएंगे? तो इधर देख लो कि साहब आपके पास में एक्स वाई ले लेते हैं सीधा, एक्स एक्स और एक्स वाई। इस एक्स का इस एक्स से किया, इस एक्स का इस एक्स से किया, इस वाई का इस एक्स से किया और इसका इससे किया, यानी एक्स बाई एक्स 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 बाई एक्स एक्स, यानी आपके पास में 50% पुत्र और 50% पुत्रियों की प्राप्ति आपको हो जाती है। क्वेश्चन आता है कई बार कि मानव समाज के अंतर्गत महिलाओं को पुत्र प्राप्ति के लिए स्रोत ठहराया जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, मिथ्या है। क्योंकि माता के पास में जो फीमेल है वहां पर क्रोमोसोम होते हैं एक्स और एक्स, जबकि पुरुष के पास होते हैं एक्स और बाई, और एक्स बाई में से बाई क्रोमोसोम डिसाइड करता है पुत्र का होना तय होता है, ठीक है। तो माता से तो हमेशा एक्स एक्स ही आएगा, लेकिन जब ये बाई इस एक्स को क्या करेगा? फ्यूज करेगा, तो आपको क्या होगा? पुत्र की प्राप्ति होगी, यानी आपके पास में ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग है। बाकी इस टॉपिक के अंतर्गत जेनेटिक्स वाला जो टॉपिक है उसमें कोई भी जानकारी ऐसी नहीं बची है जो मैंने आपको समझाई नहीं है। बाकी की आप वीडियो को देखें, और सेक्स डिटर्मिनेशन या जेनेटिक्स से रिलेटेड किसी भी पार्ट में आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कृपया कमेंट करके बताएं। ये लास्ट बैच है इस बार 2024 का, इसके बाद में शायद ही हम हिंदी मीडियम के लिए वीडियो बनाएं। बाकी हम बाइलिंगुअल वीडियो बनाएंगे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए, लेकिन प्रॉपर जिस तरीका से मैंने हिंदी मीडियम आपको पढ़ाया है शायद हम इसके लिए कंप्लीट ना करा पाए। बाकी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग मी ऑन यूट्यूब, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।